नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और पब्लिक इंटरेस्ट में आप मेरे से मिलते ही रहते हैं, मुझे सुनते ही रहते हैं, मुझे देखते ही रहते हैं। लेकिन हफ्ते में एक दिन आता है जब आपसे फेसबुक पर या सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत करने का ये मौका मिलता है। बहुत अच्छा भी लगता है और आप लोग भी हमारी बात सुनते हैं। हमेशा इशू ये रहता है कि जो भी हफ्ते के अंदर बड़ा सियासी, धार्मिक तौर पर, आपराधिक तौर पर या कोई भी बड़ी घटना हुई हो जिसका पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे बातचीत करना ज़रूरी हो, वो हम आपसे करते हैं। आज हमें लगा कि इस वक्त सबसे दिलचस्प दौर किस चीज़ का चल रहा है। इस वक्त सबसे दिलचस्प बात हो रही है राजनीति को लेकर। चुनाव हो चुके हैं 5 राज्यों में, लेकिन 2 में सीएम का कोई हल्ला नहीं है, अलग मसला है। 1 में तो बन भी गया है। लेकिन सवाल है, बीजेपी ने जिन 3 स्टेट्स में, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और उम्मीद से हटकर नतीजे सामने आए, उन राज्यों में सीएम कौन बनेगा और अभी तक सीएम बन क्यों नहीं रहा है। 3 तारीख को नतीजे आए थे और आज 7 तारीख हो गई है। आखिरकार कोई भी नाम सामने क्यों नहीं आ रहा। इसको हम 3-4 हिस्सों में बांट कर बताएंगे आपको कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है और कौन कौन से चेहरे आगे चल रहे हैं। इसको लेकर भी आपसे पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि जो 3 हिंदी भाषी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री का फैसला होना है, अटका पड़ा है। फैसला किसको लेना है? जो इस वक्त देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, केंद्र में उसकी सरकार है, यानी बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो इतने स्ट्रांग सत्ता में रहते हुए क्यों दिक्कत आ रही है? क्या कुछ शंकाएं हैं? क्या कुछ बदलने वाला है? क्या कोई सरप्राइज मिलने वाला है? या इस तरह के लोगों को, नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली है जिनके कारण आप, मैं और बाकी जो पॉलिटिकल सेटअप है वो हैरान रह जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर क्या होता है? सामान्य तौर पर होता ये था कि जब बड़ी पार्टी जीतती थी, उसका जो राज्य का बड़ा नेता होता था वो सीएम बन जाता था। अगर ऐसा होना होता तो अब तक रमन सिंह, शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे के नाम का ऐलान हो गया होता। अगर ये मसला अटका हुआ है तो मेरे साथ साथ आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि जो दुनिया उम्मीद कर रही थी चुनाव के वक्त या चुनाव से पहले, उन लोगों को सीएम की कुर्सी नहीं मिल रही है। इसका मतलब, क्योंकि अगर देनी होती तो फिर ये विलंब क्यों होता? अब इसके भी तर्क हम बता देते हैं। अब पिछले 4 दिनों में आप देखिए, डॉक्टर रमन सिंह, जो कि 3 बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बार वहां बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन वो 3 दिन से खामोश हैं। केंद्र में उनका नाम नहीं लिया जा रहा, केंद्र में वो मिलने नहीं आए, एकदम चुप ही हो गए हैं। हालांकि जिस दिन 3 तारीख को नतीजे आए हैं, उसी रात उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में मेरे साथ बातचीत करते हुए ये कहा था कि मैं सीएम के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या पार्टी उन्हें सीएम बनाने के लिए तैयार है? इस पर अभी कोई जवाब नहीं आया। और डॉक्टर रमन सिंह पिछले 4 दिनों से एकदम ठंडे बस्ते में खामोश बैठे हैं। या तो हाईकमांड के फैसले का इंतजार कर रहे हैं या उनको ये पता लग गया है कि इस बार चेहरा नया आएगा। पहली बात। दूसरी, शिवराज चौहान, वसुंधरा पे मैं बाद में आऊंगा क्योंकि वहां का मसला थोड़ा क्रिटिकल है। दूसरे शिवराज चौहान पे आ जाते हैं। शिवराज चौहान 3 बार सीएम रह चुके हैं। लगभग अगर हम ये मान के चले कि 18 में से बीजेपी के 16 साल का लगभग जो है वो उनका सीएम का कार्यकाल हो गया है। चौथी बात क्या है कि भाई वो दिल्ली क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर वो दिल्ली आए तो ये तय हो जाएगा कि उन्हें हाईकमांड ने बुलाया है। ये नहीं हो सकता है अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, इस पे तो कोई बात पता नहीं। लेकिन शिवराज चौहान सीएम बनने से पहले ही, कार्यवाहक सीएम होते हुए भी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। वो लाडली बहनों को जीत का श्रेय दे रहे हैं, मोदी साहब को जीत का श्रेय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीतनी है, इसलिए मैं तो उस काम में जुट गया हूं। वो दौरा भी कर रहे हैं, छिंदवाड़ा चले गए, कभी कहीं चले गए। सो भाई ये नया ही समीकरण है। अभी पार्टी हाईकमांड ने सीएम के चेहरे पर मोहर नहीं लगाई, लेकिन शिवराज चौहान जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि वो 2024 की तैयारियों में लगे हैं, क्या उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है? उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है तो उसमें एक क्या पेच और है वो भी मैं आपको बता दूं। अब तक बीजेपी के ऐसे कितने चेहरे हैं जो 3-3 बार किसी भी राज्य में सीएम रहे होंगे? इनमें सबसे पहला नाम किसका आता है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो गुजरात में रहे। शिवराज सिंह चौहान आ गए, रमन सिंह आ गए। अगर चौथी बार शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो बीजेपी के ऐसे पहले नेता हो जाएंगे अभी के सेटअप में जो 4 बार किसी राज्य के सीएम रहे। मोदी साहब से भी उनकी सीनियरिटी अगर चीफ मिनिस्टरशिप को लेके देखी जाए तो वो ज़्यादा हो जाएगी एक टेन्योर। ये बात सोचने वाली है। यही समीकरण रमन सिंह के साथ भी है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में बहुत तगड़ा पेच है। तगड़ा पेच क्यों है? क्योंकि जो 115 सीटें आई हैं वहाँ पर बीजेपी की, उनको देखते हुए जैसे तीनों राज्यों में इस बार बीजेपी ये सोच रही है कि नए नाम होंगे, नए चेहरे होंगे। हो सकता है कि डेप्यूटी सीएम का यूपी की तरह फार्मूला निकाला जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 24 के चुनाव से पहले इस तरह के सीएम बनाने हैं कि राज्य से लोकसभा की सीटें भी पूरी आए और लोगों को बुरा भी नहीं लगे ताकि कहीं वो लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ ना जाए। ये एक समीकरण बिठाना है। और इसमें जो पेच फंसा है वो राजस्थान में फंसा है। वसुंधरा राजे अपनी दावेदारी छोड़ने की कतई जो है वो दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। उनको लगता है कि सीएमशिप उन्हीं के पास आनी चाहिए। और जो विधायक जीत कर आए हैं, दावा ये किया जाता है कि 30-40, मैं थोड़े 2-4% कम ही बता रहा हूँ, 30-40 विधायक सीधे उनके संपर्क में हैं और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि मेरा अपना मानना ये है कि विधायकों की जान जो है ना सबसे बड़े ओहदे पे फंसी होती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे वो कभी भी किसी भी तरह से वसुंधरा को छोड़े ना भले, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्योंकि केंद्र में या जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी का सत्ता का नेटवर्क है, उसे देखते हुए ये उनका पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लायक काम होगा। लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा होंगे जिनका समर्थन, जिनकी तमाम इच्छाएं, उम्मीदें वसुंधरा परिवार से जुड़ी होंगी, उनके एहसान होंगे सियासी तौर पर जिनको बिल्ड किया होगा, ऐसे कुछ विधायक जा सकते हैं। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब सवाल ये है कि अशोक गहलोत जो कांग्रेस के सीएम रहे और अभी चुनाव जो है उनकी पार्टी हारी है राजस्थान में, और वसुंधरा राजे, इन दोनों के बीच में कहते हैं बहुत अच्छा सियासी तालमेल है। तो क्या वसुंधरा राजे अगर सीएम नहीं बनाई जाती हैं तो वो पार्टी को आंख दिखा सकती हैं? अगर आंख दिखाती हैं, जाहिर है आखिरी मौका है उनके पास भी, ये गंवाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। अगर इस बार सत्ता आंखों के सामने से निकल कर चली गई, कोई दूसरा बन गया, तो फिर शायद राजनीति में वो मोड़ दोबारा कभी घूम कर नहीं आता कि आपको फिर से चांस मिल जाए। तो ऐसे में वसुंधरा राजे करेंगी क्या? वसुंधरा राजे के लिए सबसे बड़ी तकलीफ वाली एक चीज़ ये है कि उनके बेटे दुष्यंत भी सांसद हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वसुंधरा का कोई फैसला उनके परिवार की राजनीतिक छवि पर, राजनीतिक जो उनका भविष्य है उस पर कोई बड़ा सवालिया निशान लगा दे? क्या बीजेपी के बिना वसुंधरा राजे की सियासत चल निकलेगी? क्या राजस्थान में एक सिंधिया की बगावत देखने को मिलेगी, सिंधिया परिवार की? ये सब सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत राजस्थान में हुई है। सब लोग जानते हैं कि वसुंधरा राजे बड़े अड़ियल तरह की पॉलिटिशियन हैं और वो जल्दी से गिव अप नहीं करती हैं। अब ये बात पार्टी हाईकमांड को भी पता होगी। पार्टी हाईकमांड में एक धड़ा है जो वसुंधरा राजे को किनारे करने के मूड में है। लेकिन क्या वसुंधरा राजे को अगर किनारे किया जाता है तो वो चैन से बैठेंगी? अगर चैन से नहीं बैठेंगी तो क्या कर सकती हैं? ये सभी विकल्प खोजे जा रहे होंगे। अगर मान लीजिए कि 15 विधायक, 16 विधायक, 17 विधायक चले जाते हैं वसुंधरा राजे के साथ, तो कांग्रेस का तो भला हो नहीं सकता। उनकी तो सीटें बहुत ज़्यादा चाहिए उनको, तो बीजेपी को दिक्कत हो जाएगी। क्या बीजेपी फिर इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ लेगी? अगर इंडिपेंडेंट्स को नहीं साथ ले पाएगी तो क्या करेगी? इस तरह के कई सवाल हमारे मन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब तक राजस्थान के फेस को लेकर सहमति नहीं बन जाती, शपथ ग्रहण की डेट नहीं आ जाती, चेहरा साफ नहीं कर लिया जाता, जब तक बीजेपी हाईकमांड की तरफ से ऐलान नहीं करवाया जाता, तब तक ये हर तरह के सवाल हर इंसान के मन में उठते रहेंगे। केवल
राजस्थान की जनता के मन में नहीं, उन सियासतदानों के मन में भी उठते रहेंगे जो एनडीए के सहयोगी रहे हैं। अगर एनडीए के सहयोगी नहीं रहे हैं तो उनके विरोधियों के मन में भी ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर गड़बड़ है कहाँ, खिचड़ी पक क्यों नहीं रही, आखिरकार ये हो क्या रहा है। वसुंधरा राजे मान गई या नहीं मानेगी। बड़ा एक बदलाव तब आया जब वसुंधरा राजे दिल्ली आई। 24 घंटे पहले उनको दिल्ली बुलाया गया, कहा गया कि दिल्ली बुलाया गया तो कोई बात करने के लिए बुलाया गया होगा, लेकिन फिर ये पता चला कि समय जब बार बार बदला गया, 5:30, 7:30, 7:30, 5:30 ये सब होने लगा, तो पता लगा कि वसुंधरा राजे खुद आई हैं और वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। रात को मुलाकात हुई, पिछली रात उनकी मुलाकात हुई है, बेटे दुष्यंत भी उनके साथ थे। अब बात हुई क्या है, पार्टी ने क्या समझाया है, यही समझाया होगा आप संगठन के साथ रहिए, पार्टी के साथ रहिए, जो पार्टी फैसला लेगी वो सबको सर्वमान्य होना चाहिए। तो ये सब बातें क्या वसुंधरा राजे के को हजम हो रही हैं, उनके हलक के नीचे उतर रही हैं, नहीं। एक सवाल आ गया है, आप लोगों के कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, आप अपने अपने पसंदीदा सीएम उम्मीदवार का नाम बता रहे हैं। ये हमारी एक सोशल मीडिया टीम जब मैं बात कर रहा हूँ तो साथ साथ ऑब्जर्व करती रहती है। बालकनाथ का नाम ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं। आप हमें अपने सवाल भेजें जिनका जवाब आपको जानना हो, अपनी राय ना दें, आप सवाल जो हो वो जानें। हम राय तो आपने दे दी, वोट आपने अगर दिया है तो ये आप ही की राय थी, आप ही के हिसाब से आप ही की पार्टी आती है, आप ही वोट करते हैं, लेकिन जब आपके हिसाब से पार्टी चुन ली जाती है तो वो अपना सीएम तय करती है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए बालकनाथ का नाम ले रहे हैं, हमने भी चुनाव के बाद 3 तारीख को जब ये चुनाव हो गया संपन्न, उसी रात हमने बालकनाथ जी को बिठाया था, बात भी की थी। उन्होंने कहा कि जो भी मुझे जिम्मेवारी सौंपी जाएगी वो ही हो जाएगा। हमें पता है कि बालकनाथ के नाम को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है, लेकिन पार्टी को अपने हिसाब से देखना होता है, आदमी को कितना अनुभव है, आदमी की क्षमता क्या है, आदमी को क्या उन्हें 2024 के चुनाव के हिसाब से उनके एजेंडा में वो आदमी चेहरा फिट बैठता है, 5 साल में अगले में कहाँ लेकर जाना है प्रदेश को, तरक्की के रास्ते पर कहाँ तक पहुँचाना है, वोटर्स को जो हमने मैनिफेस्टो दिया है उसको पूरा करने में कौन आदमी कौन चेहरा जो है वो ज़्यादा मेहनत कर सकता है, और अगर 5 साल बाद चुनाव हो तो क्या यही चेहरा यही पार्टी सस्टेन कर जाएगी या फिर वही होगा कि राज बदलेगा या रिवाज, ये पहली फिर खड़ी हो जाएगी। तो बीजेपी का एक दर्द ये भी है कि बीजेपी चाहती होगी, हर कोई चाहेगा कि भाई राजस्थान में अब ये 5-5 वाला काम ना हो जाए। ये जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ है, जिस तरह से गुजरात में होता आ रहा है, जिस तरह से यूपी में हो रहा है, बीजेपी का राज्य बीजेपी के पास ही रहना चाहिए। तो ऐसा चेहरा दिया जाए कि बीजेपी राजस्थान से फिर निकल ना पाए, कांग्रेस को उसे निकालना मुश्किल हो जाए, इसीलिए इतनी उधेड़-बुन करनी होती है। अब इस उधेड़-बुन में वसुंधरा राजे मानेगी क्या? बाबा बालकनाथ को इतना तजुर्बा है कि अगर उन्हें सीएम बना दिया जाता है तो हिंदुत्व के एजेंडे पर राजस्थान पूरा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा होगा। कोई चुनाव के दौरान वोटर्स का कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा, अगर ध्रुवीकरण होगा तो पार्टी के पक्ष में होगा। इन तमाम चीज़ों पर गौर किया जाता है। जो बाबा बालकनाथ के समर्थन में चीज़ें आ रही हैं, जाहिर सी बात है आजकल सबके सोशल मीडिया ग्रुप्स भी होते हैं, लोग भी राय दे देते हैं। उनकी योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के सीएम से उनकी करीबियां, इसलिए उनको ये माना जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का काम है उसी तरह से बाबा बालकनाथ करेंगे। और बाबा बालकनाथ ने अपने प्रचार में इस तरह से बुलडोजर को दिखाया भी है कि जैसे वो योगी की छवि लेकर आ रहे हैं। तो योगी मॉडल को राजस्थान में बालकनाथ योगी बनकर रिपीट करना चाहते हैं। अगला सवाल आदर्श का आया, पहले सवाल ले लेते हैं फिर इस पर बातचीत करेंगे। सर, राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी? अगर वसुंधरा सीएम नहीं बनी तो क्या वसुंधरा बगावत कर सकती हैं? आदर्श बगावत तो कोई भी कर सकता है, परिवार में कर देता है, ये तो फिर पार्टी की बात है। पर सवाल ये है, वसुंधरा इसलिए कर सकती हैं, बगावत ना करें, नाराजगी जाहिर कर सकती हैं, लेकिन हाईकमांड उनकी नाराजगी या उनकी बगावत को किस चश्मे से देख रहा है, कितना सीरियसली ले रहा है, मैटर इस पे करता है। अगर मान लीजिए 5-4 विधायक चले भी जाएंगे तो वसुंधरा राजे वो रही सही इज्जत भी गवा देंगी।
ये दाव चलता है कि आपके पीछे एक लाइन में खड़े होने के लिए कितने विधायक आ जाते हैं। अगर मान लीजिए 50 विधायक वसुंधरा राजे को कहते हैं कि हाँ आपको सीएम नहीं बनाएंगे तो हम पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, आप खड़े हो जाइए, हम आपके साथ हैं, अगर ऐसा विधायक कर लेंगे तो वसुंधरा राजे जाहिर तौर पर कर सकती हैं, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अब नहीं तो कब, एक उम्र होती है, उसके बाद ये लास्ट चांस है उनके लिए मुख्यमंत्री बनने का एक तरह से। दूसरी बात, फिर दूसरा पहलू वो सोचेंगी कि ऐसा करने से उनके सांसद बेटे के फ्यूचर पर क्या फर्क पड़ेगा, उसको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये वो दूसरी बात सोचेंगी। और तीसरी बात, फिर उनको ये लगेगा कि ये जो विधायक मेरे पीछे खड़े हो रहे हैं, इन विधायक को अपने साथ लेके अगर वो बीजेपी को सरकार बनाने से रोक देती है राज्य में, तो उसके बाद क्या होगा। इन तीन परिणामों के बाद आदर्श ये बात तय होगी कि वसुंधरा कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगी। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जिस पार्टी में अनुशासन कड़ा हो, जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो, जिस पार्टी को 3 राज्यों में एक साथ बहुमत मिला हो, और बहुमत मिलने के बाद ये लग रहा हो कि हिंदी पट्टी में, हिंदी भाषी राज्य में वो पार्टी मजबूत हो रही है, ऐसे में उसके खिलाफ बगावत करना, मुझे लगता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारना होगा। सो वसुंधरा राजे एक तरह से जिद्दी पॉलिटिशियन है, अपने 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 रौब रुतबे में रहती हैं, लेकिन जब पार्टी का साथ नहीं होता या पार्टी नहीं चाहती है तो बड़ों बड़ों का दम निकल जाता है। अब सवाल ये है कि वसुंधरा राजे इतना जोखिम लेंगी या नहीं लेंगी, और अगर लेंगी तो ये ज़रूर सोच समझ कर लेंगी कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो अभी हालात केंद्र और राज्य और बाकी पड़ोसी राज्यों को देखते हुए मुझे लगता है कि उनके बगावत के लग नहीं रहे हैं, या इतनी जान उन लोगों की टांगों में लग नहीं रही है जो पीछे खड़े होकर ये कह दें कि आप ये चीज़ छोड़ दीजिए। अगर 5 साल जाते भी हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर ही खराब होगा। वो अपने पारिवारिक रिश्तों या फिर एहसानों के चलते वसुंधरा का साथ दे सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी ने ये कह दिया कि वो वसुंधरा को नहीं बना रहे हैं, तो मुझे लगता है आज जो मौजूदा सेटअप है उसको सरप्राइज मोड के साथ साथ इस जुबान से पलटना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में वसुंधरा के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है उनकी एडजस्टमेंट का फॉर्मूला निकाला जा रहा हो और अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए वो एडजस्टमेंट में मान जाए, क्योंकि अश्विनी वैष्णव, बालकनाथ, ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं। बालकनाथ का हमने जगह जगह जाकर करवाया था सर्वे। हमने ये पूछा कि सीएम कौन, सीएम कौन, सीएम कौन, जोधपुर, जयपुर, आसपास के इलाकों में पूछा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बालकनाथ का नाम ज़्यादा आया था। पर क्या पार्टी बालकनाथ को बनाना चाहती है? योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी करीबियाँ, नाथ संप्रदाय से उनका होना, ये सब फायदेमंद रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि हरियाणा और अलवर में उनका अच्छा प्रभाव है, तो क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी पर्यवेक्षक ये चाहेंगे, जनता ये चाहेगी, नेता ये चाहेंगे, हाईकमांड ये चाहेंगे कि बाबा बालकनाथ का हिंदुत्व वाला एजेंडा काम आ जाएगा? इन तमाम चीज़ों पर मंथन करने के बाद ही सीएम पद का फैसला होगा। लेकिन राजस्थान थोड़ा क्रिटिकल हो गया है और मुझे ये लगता है कि चेहरे नए ही आ रहे हैं। अगर पुराने चेहरे आने होते तो अब तक सीएम का ऐलान हो गया होता। चेहरे नए आएंगे, लेकिन उन चेहरों में कौन कौन आगे है, जैसे राजस्थान में अश्विनी वैष्णव का नाम आगे लिया जा रहा है, बालकनाथ का भी नाम चल रहा है, सीपी जोशी को भी इग्नोर नहीं किया है, लेकिन अभी जो है वो उतने एक्टिव दिल्ली में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वसुंधरा राजे का पेंच एक बार सुलझ जाए तो मुझे लगता है फिर ये मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभी चांस पुराने नामों पर कम ही लग रहे हैं, नए नामों पर सहमति बनेगी। अगला सवाल आ गया है, उमेश लिख रहे हैं। उमेश लिखते हैं, जनता राजस्थान में नया सीएम देखना चाहती है, ऐसे में बीजेपी सीएम चुनने के एमएलए की पसंद का ख्याल रखेगी? बिल्कुल रखेगी। देखिए, दो चीज़ें चलती हैं। पहले हाईकमांड ये देखता है कि उनको उनके एजेंडा और पार्टी के फ्यूचर प्लान के हिसाब से कौन सा चेहरा फिट बैठता है, किसने ज़्यादा मेहनत की और अगली राजनीति के लिए कौन सा आदमी सूटेबल है पार्टी के लिए। उस नाम को अपने जहन में रख के विधायकों के बीच जाते हैं पर्यवेक्षक, जैसे कि अब तीनों राज्यों में बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। वो जाएंगे और हाईकमांड के जो नाम सोचा होगा उस हिसाब से विधायकों से पूछेंगे कि आप किसके पक्ष में, आप किसके पक्ष में, अगर हम फला आदमी को बनाना चाहते हैं तो आपको कैसा लगेगा। अगर विधायक उसमें कहेंगे कि हाँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है,
हाईकमांड के फैसले के अगेंस्ट सामान्यतः बड़ी पार्टियों में विधायक जाते नहीं हैं, और जितनी मजबूत स्थिति में आज बीजेपी है देश में और केंद्र में, मुझे नहीं लगता कि विधायकों की टांगों में इतना दम होता है कि वो हाईकमांड के फैसले के खिलाफ चले जाएं। लेकिन वो नाम होगा तो उसके साथ इसको डिप्टी सीएम बना दो, ताकि जो वोटों का ध्रुवीकरण है या सभी कैटेगरीज को, चाहे मीना समाज है, चाहे वो हिंदू समाज है, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो जाट हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करना है, इस तरह का एक बुके तैयार किया जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, हाईकमांड और विधायकों की मर्जी, इन्हीं दो चीज़ों पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर सीएम का आपने कहा उमेश की नया चेहरा देखना चाहते हैं, पार्टी हाईकमांड भी यही करने जा रही है, आप चिंता मत करिए। उनकी भी कोशिश यही है कि नए चेहरे दीजिए, नए चेहरे होंगे तो उससे नई ऊर्जा के साथ वो काम करेंगे, और नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो पुराने जो एजेंडाज होते हैं उन पर मिट्टी पड़ जाती है, जो दोस्तियां दुश्मनियां सब चीज़ें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और नए सिरे से सब चीज़ें शुरू होती हैं। तो उसी लिहाज से बीजेपी की भी कोशिश यही है। आपका सवाल जायज़ है, चेहरा नया होना चाहिए, तो वाकई वो भी नया ही चेहरा तलाश रहे हैं। बस वो नया चेहरा होगा कौन, वो और जनता को कितना पसंद आएगा, सवाल इतना बाकी है। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ये हैं विमल। विमल कहते हैं कि अगर वसुंधरा को नहीं बनाया तो क्या अशोक गहलोत समर्थन दे उन्हें सीएम बना सकते हैं? अब इसमें पेच ये है कि अगर अशोक गहलोत समर्थन देते हैं तो क्या जो उनके जितने विधायक 60 से ज़्यादा जीत कर आए हैं, 63 विधायक हैं शायद, वो 63 के 63 विधायक क्या वसुंधरा राजे के साथ चले जाएंगे? क्यों जाएंगे? जो अशोक गहलोत के खेमे के होंगे वही जाएंगे ना। तो मुझे ये लगता है कि अशोक गहलोत के खेमे के कितने होंगे, मान लीजिए 40, वसुंधरा राजे के साथ कितने चले जाएंगे? मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 40, 80 हो गए। 80 पे तो सरकार बनती नहीं। ऊपर से दोनों ही पार्टियों में इतने ज़्यादा नेता कैसे एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे? 2/3 मेजॉरिटी वाला चक्कर आ जाएगा कि अगर 1/3 वो करते हैं, पाला बदलते हैं, तो इस तरह से नहीं होगा। इतना बड़ा उलटफेर नहीं हो सकता। ये तो तब होता है जब बहुत सारी पार्टियों को समर्थन मिला हो, केंद्र में वीक हो, राज्य में कुछ हो ना रहा हो, तब ये सब चीज़ें चल जाती हैं। आज की स्थिति में ये नहीं हो सकता। और अशोक गहलोत के पास ऐसा कौन सा परमिट है कि इतने सारे लोग की, मान लीजिए वसुंधरा के साथ 15-20 लोग होते हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे? 63 मिलाकर भी अगर आप देखें तब भी ऑलमोस्ट जो है वो 35 विधायक, 40 उनको चाहिए, वो कहाँ से लेके आएंगे 40 विधायक? 40 विधायक क्या तो वसुंधरा के साथ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आदमी अपना जिस तरह का मैंडेट मिला है उसके बाद फ्यूचर खराब नहीं कर सकता। अगर दोबारा चुनाव होता है तो केजरीवाल की तरह कहीं ये ना हो जाए कि क्लियर कट फिर उसी पार्टी की सरकार बन जाए, कोई गुंजाइश ही न रहे, किसी भी कोई भी चेहरे को जो है सीएम बना दिया जाए। सो इस तरह नहीं होता है। एक और मिसाल देता हूं मैं आपको, हाई कमांड में कितना दम होता है। भजनलाल, अगर आपने विमल भजनलाल का नाम सुना हो, वो 2004 की बात है, वो हरियाणा में उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 90 में से 67 सीटें आई कांग्रेस की। ठीक है, अशोक गहलोत से कहीं तेज तरार, मतलब अगर उनसे ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं थे भजनलाल। सरकारें तोड़ना, आयाराम गयाराम, ये सब पुराने माहिर थे इमरजेंसी के टाइम के। उनकी अध्यक्षता में, उनकी सुपरविजन में चुनाव लड़ा गया हरियाणा में विधानसभा का। यूपीए गवर्नमेंट आई केंद्र में, उसके बाद अक्टूबर में चुनाव हुआ हरियाणा का 2004 में। 90 में से 67 सीटें आई, 67 सीटें आउट ऑफ 90 कांग्रेस की। और भजनलाल चंडीगढ़ के अपने पार्टी ऑफिस में इस तरह से बैठे थे, उन्हें लग रहा था कि मेरे नाम पे हुआ सब कुछ है, एक कदम दूर हूं मैं, सीएम बन गया, बस जाके कुर्सी पर ही बैठना है, पार्टी को जिता दिया। क्या हुआ था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधा सीएम बना दिया गया दिल्ली से ले जाकर। बहुत सारे लोग, नाम भी नहीं चंडीगढ़ में उनका जानते थे कि ये आदमी सीएम हो सकता है। सांसद को सीएम बना दिया गया। ये कांग्रेस में हुआ, जबकि यूपीए की गवर्नमेंट थी। जब क्लियर मैंडेट आ जाता है तो हाईकमांड बहुत पावरफुल हो जाता है। अगर भजनलाल के नाम पर, भजनलाल के ग्राउंड वर्क पर 67 सीटें आकर हुड्डा सीएम बन सकते हैं 2004 में, तो फिर अशोक गहलोत कैसे ये सब कर देंगे? फिर उनका क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं, और उनको दो तरफा नुकसान होगा। फिर
अपनी पार्टी से भी नुकसान होगा, सचिन पायलट से भी नुकसान होगा, और बीजेपी तो जो करेगी करेगी केंद्र से, वो तो हो ही जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सीटें, हाँ 5-5 10-10 सीटों की जरूरत होती तो खेल हो सकता था, लेकिन क्योंकि गैप इतना ज्यादा है कांग्रेस का बीजेपी की सीटों के बीच में, वो खेल नहीं हो सकता। हाँ, वसुंधरा राजे 10-15 आदमी ले जाकर बीजेपी को सरकार बनाने से रोक सकते हैं, वो जो इंडिपेंडेंट है वो आ जाएंगे, उनको मंत्री पद मिल जाएगा। सो मुझे लगता है कि बीजेपी के हाथ से ये गेम निकलने वाली नहीं है, और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का जो खेल सचिन के टाइम में हुआ था, वो खेल अब काम आने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार नेक टू नेक काम था। इसलिए ये इतना आसान नहीं लग रहा है, बीजेपी हाईकमांड बना जाएगी। और मुझे ये लगता है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए वसुंधरा बीच का रास्ता कोई निकाल ले तो बगावत से वो अच्छा होगा, ये मेरी सलाह है। लेकिन उनको हम जैसों की सलाह की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही इतना बुद्धि और सियासी समझ रखते हैं। लेकिन अगर वो बगावत करती हैं, अगर वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती हैं, अगर वो गहलोत के समर्थन के साथ कोई खेल करने की सोचती हैं, या गहलोत उनके साथ मिलकर कोई खेल करने की सोचते हैं, तो मुझे लगता है उन दोनों को, वसुंधरा और अशोक गहलोत को, ना सिर्फ सियासी नुकसान होगा बल्कि जनता और उनको निजी तौर पर भी नुकसान होगा। अगला सवाल आ गया इंस्टाग्राम से, ये लिख रहे हैं नाम रेवट सिंह। रेवट सिंह क्या कह रहे हैं, गोगामेडी हत्याकांड के बाद ऐसा सीएम होना चाहिए जो क्राइम को कंट्रोल कर सके। मुझे लगता है कि रेवट जी, आपने इंस्टाग्राम पे अच्छा भेजा कि सीएम तो ऐसा होना चाहिए, चाहे वो मर्डर हुआ हो नहीं हुआ हो, कानून व्यवस्था पर उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, सख्त एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी राज्य में सरकार बनती है, या जब भी किसी राज्य में सरकार काम कर रही होती है, तो नागरिकों को, हम जैसे आप जैसे जो लोग रह रहे होते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स, गाँव वासी, शहरवासी, उनको सुरक्षित रहने का उनका हक है। और सरकार का ये फर्ज और जिम्मेदारी है कि वो अपने आवाम को, अपनी जनता को सुरक्षित रखे। पुलिस प्रशासन पर इतना शिकंजा रखे कि अपराधी सर ना उठा पाए और जनता इत्मीनान से कह पाए कि मैं आज़ाद मुल्क में रहता हूं, मुझे या मेरी जान को, मेरे धंधे को, मेरे बच्चे को, मेरे बिजनेस को कोई खतरा नहीं है। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, नेता कोई भी हो, ये सुनिश्चित करना जनता के लिए उसका फर्ज बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है। जब जनता ने उसको वोट दे दिया तो वो जनता को उसके हितों की रक्षा, उसके हकों की रक्षा, उसकी जान की रक्षा की गारंटी देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज अगर सुखदेव सिंह जी का मर्डर हो गया तो उसके बाद जो आदमी आएगा वो कानून व्यवस्था के फट्टे चक देगा। ये हमेशा मेंटेन्ड रहना चाहिए, पुलिस प्रशासन पर शिकंजा कसा होना चाहिए। राज्य चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, सीएम चाहे कोई भी हो, इस तरह से हत्याओं का इस सिलसिला, और गुंडे और गैंगस्टरों की या बदमाशों की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी को भी कहीं भी घुस के मार दो। उनको कानूनन जो सख्ती करनी चाहिए, चाहे वो पुलिस लापरवाही बरतती है तो उसके खिलाफ, या फिर गुंडे अगर कानून को हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त एडमिनिस्ट्रेशन से ही इस तरह की आपराधिक घटनाओं को रोका जा सकता है, मेरा अपना मानना है। कोई भी सीएम बने, चाहे अब चाहे राजस्थान में कोई सीएम आए नहीं, ये उसका फर्ज बनता है। ये जो घटना हुई है, इसकी एसआईटी जो बनी है वो आरोपियों तक पहुंची तो किसने हत्या करवाई, क्यों करवाई, और जो लोग इसके पीछे हो, जिन लोगों ने साजिश रची हो, जिन लोगों ने अपराधियों को फैसिलिटेट किया हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एग्जाम्पल सेट करके ही आगे छोटी घटनाओं को बड़े अपराध में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है। अगर छोटे छोटे अपराध पर पुलिस आंखें मूंद ले या इग्नोर करने लगे तो जाहिर सी बात है वही अपराधी एक दिन छोटी छोटी वारदात करते करते बड़ा अपराध कर देते हैं, और वो फिर जो है वो पूरे राज्य में, देश में मिसाल बन जाती है। तो बेटर रहता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन डिटेक्शन। मेरा अपना मानना यह है कि फर्स्ट स्टेप पर ही अगर कोई गलती करता है तो उसको उसी टाइम कानून के हिसाब से डील करना चाहिए। हाँ, गलती अनजाने में हुई है तो फिर कानून उस हिसाब से अपना नज़रिया, रवैया रखे, और अगर किसी ने वो सोची समझी साजिश के तहत डेलिबरेटली किया है तो फिर उसको कानून के तहत सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और पुलिस अपराधियों को नकेल डाल सकती है। ये पॉलिटिकल सेटअप पर निर्भर करता है कि वो कैसा है। अगर मान लीजिए पुलिस ढीली रहती है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर पुलिस की लापरवाही है। और अगर पुलिस को ये लगे कि कोई पॉलिटिकल कनेक्शन किसी अपराधी को बचाना चाहता है तो मुझे लगता है पुलिस को अपने फर्ज, ड्यूटी, वर्दी की ताकत दिखाते हुए ऐसा कतई नहीं होना देना चाहिए।
कम से कम जनता को तभी ये एहसास होगा कि ये वर्दी उनके लिए है, ना कि सिर्फ खाकी पोशाकधारियों के लिए। ये वर्दी हम जनता के लिए है। पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। हर शुक्रवार को हम इसी तरह से मिलते हैं, आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। आपका जो भी प्यार पब्लिक इंटरेस्ट को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और ये भी जो आप सवाल पूछते हैं उसको लेकर भी अच्छा लगता है। मैं कोई बहुत ज़्यादा सर्वज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है या जो मैं पब्लिक के नज़रिए से हर खबर को देखता हूँ, वही चीज़ें आपसे साझा करता हूँ। कई बार ये होता है कि सीधा सवाल उठा देना या सीधा आपके सवालों पर नेताओं या किसी के खिलाफ भी बोल देना, मुझे ये लगता है कि हकीकत बताने का ही फ़ायदा है। अगर मैं सिर्फ ज्ञान तक सीमित रह जाऊँ तो उससे आपका मसला हल नहीं होगा, आपको सच पता नहीं चलेगा। मेरी कोशिश, मेरा फ़र्ज़, मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो ग्राउंड पर हो रहा है, जो वाकई घट रहा है, उसको आपसे साझा करूं, आपसे बताऊं। हो सकता है इसमें किसी को बुरा भी लग जाए, लेकिन अगर कोई ख़ास आदमी इसका बुरा मान जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक आम पत्रकार हूं और मैं आम लोगों की बात करता हूं। मुझे जनता से प्यार है और मुझे लगता है मेरी पत्रकारिता जनता के लिए है, जनता के लिए होगी, जनता के पक्ष में रहेगी, ताकि जनता का भला हो। और ये जो नेता, जो अफसर या कोई भी विशेष वर्ग अगर जनता के साथ कोई धोखा करता है, जनता की बात को अनसुना करता है, तो कम से कम पब्लिक इंटरेस्ट में मैं पब्लिक के साथ खड़ा रहूं, यही कोशिश करता हूं। अगले शुक्रवार आपसे फिर मुलाकात होगी और रात 9 बजे एबीपी न्यूज़ पर मेरे साथ मिलना मत भूलिएगा, क्योंकि आप आते हैं, ये आपका शो है, मैं आपको बुलाता हूं और वो खबरें दिखाता हूं जो खबरें सीधे ग्राउंड में आपसे जुड़ी होती हैं, आपकी ज़िंदगी से, आपके सरोकार से, आपके रोजगार से, आपके बच्चे से, आपकी दिनचर्या से। तो रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ जुड़िएगा ज़रूर। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले शुक्रवार फिर यहीं मिलेंगे। आप अपने ढेरों सवाल याद रखिएगा, जो भी टॉपिक हम उठाएंगे, जो भी बर्निंग इशू होगा, उस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।